Good morning everyone. Welcome to Couple Commerce classes. ठीक है ना? ऑडियो ठीक है, वीडियो भी ठीक है। चलो तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑडिट से रिलेटेड कुछ MCQs, जिसमें कि हमारा पूरा ग्रिप आ जाएगा कि हमने ऑडिट में पूरा जो पढ़ा है वो क्या है ना। और MCQs आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम्स। यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक समराइज्ड फॉर्म में आपको सारे MCQ दिए हुए हैं। ये MCQ सॉल्व करके हम जो बुक के पीछे MCQs है वो भी एक बार कवर कर लेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सारे जो भी MCQ हम सॉल्व करेंगे, इसके आसपास के जो टॉपिक है वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो मोर और लेस इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन। देखो शुरू करें। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क, है ना। हमने आपको पता होगा कि ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़ा था, 6th चैप्टर में पढ़ा था। मैम एक सेकेंड है ना, आप ऑडिट वाला बैच ज्वाइन करो, आपको समझ में आएगा कि मैं कौन सी प्रॉब्लम की बात बता रही हूँ। देखो वहाँ पे ना बहुत मम्बरिंग हो रही है, एक बार आप उस पर आओ बैच पे, है ना। हाँ ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, ऑडिट रिस्क के बारे में देखा था हमने। ऑडिट रिस्क चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा था ऑडिट रिस्क क्या होती है। ऑडिट रिस्क का मतलब है कि क्या चांसेस है कि हम जो ओपिनियन ड्रॉ करने वाले हैं वो रॉन्ग ओपिनियन दे दें। और इसमें मैंने आपको समझाया था कि रॉन्ग ओपिनियन का क्या मतलब है कि जहाँ पे फेयर नहीं होनी थी और फेयर ओपिनियन नहीं देनी थी, है ना, और उसकी जगह हम दे देंगे फेयर ओपिनियन, है ना। होनी नहीं चाहिए थी और हमने कौन सी ओपिनियन दे दी, फेयर ओपिनियन। दिस इज द ओनली रॉन्ग केस कैन बी डन, बिकॉज अगर हमने रॉन्ग ओपिनियन दी है ना, और होनी चाहिए थी राइट ओपिनियन, है ना। रॉन्ग ओपिनियन नहीं होनी चाहिए थी, होनी क्या चाहिए थी, फेयर ओपिनियन। तो फिर क्लाइंट ऐसा करने ही नहीं देगा। तो ये वाला केस तो क्या है, बनेगा ही नहीं। तो ऑडिट रिस्क का क्या मतलब हुआ, रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। इनएप्रोप्रिएट का मतलब कि जहाँ पे राइट आनी चाहिए, रॉन्ग आनी चाहिए थी और दे दी कौन सी ओपिनियन, राइट ओपिनियन। बोल दिया कि सब कुछ सही है जबकि सब कुछ सही नहीं था। दिस इज द ओनली केस जो कि ऑडिट रिस्क का बनता है, क्योंकि सब कुछ अगर राइट है और उसने रॉन्ग बोल दिया है तो फिर तो ऐसा केस तो क्लाइंट होने ही नहीं देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ये कौन सी बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऑडिट रिस्क नहीं है ना। अभी मैंने आपको जो बताया वो मीनिंग बताया ऑडिट रिस्क का। हमने पढ़ा था कि ऑडिट रिस्क क्या होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो होता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, दूसरी होती है डिटेक्शन रिस्क। पढ़ी थी हमने ये, है ना। और ये फर्दर जो है रोम जिसको आपने बताया था, ये जो फर्दर है वो किस में डिवाइड होती है, एक होती है इनहेरेंट रिस्क और एक होती है कंट्रोल रिस्क, है ना। और तो ऐसे समझाया था मैंने आपको कि इसको अपन शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, ICD। ठीक है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क।
तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सी ऑडिट रिस्क नहीं है, तो ये है, ये है, ये है और ये नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ, डिविडेंड का सेक्शन कौन सा था? 123 सेक्शन था ना, सेक्शन नंबर 123। सेक्शन 123 था डिविडेंड का, और ये सेक्शन में क्या बोला हुआ था कि आप किस किस सोर्स में से डिविडेंड दे सकते हो। तो मैंने आपको जब सेक्शन 123 बताया था तब मैंने क्या बताया था कि आप दे सकते हो करंट ईयर के प्रॉफिट में से, किस में से दे सकते हो आप? करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हो आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। ये हटा, ये नोट डाउन कर रहे हो ना आप, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना है ना, ताकि क्या है आप जब भी ये एमसीक्यू दोबारा करोगे तो आपको पूरा एक ओवरव्यू उसके आसपास के टॉपिक का भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो सेक्शन कौन सा बता रही हूँ मैं आपको? 123 है ना। सेक्शन 123 जिसमें सोर्सेज ऑफ डिविडेंड के ऊपर बात कर रहे हैं अपन, और सोर्सेज ऑफ डिविडेंड कौन कौन से थे? एक था करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर कौन सा? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर क्या? डेप्रिसिएशन, है ना। सेम ऐसा था प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तीसरा था आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी, है ना। ये चीज़ें थी जो हमने देखी थी सेक्शन 123 में, प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी। सीजी और एसजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो इसमें हम क्लियरली बता सकते हैं करंट ईयर का प्रॉफिट चलेगा, ये भी चलेगा, ऑफ एनी प्रीवियस ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ये नहीं चलेगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट नहीं चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन। हमने इसमें क्या देखा था कि जब रेकरिंग ऑडिट्स होती है, रेकरिंग ऑडिट का क्या मतलब होता है कि एक एबीसी लिमिटेड नहीं, एबीसी एसोसिएट्स ऑडिट फर्म है और इसी को हम बार बार हर साल हमारे एंटिटी की ऑडिट के लिए बुला रहे हैं, है ना। तो जब हम बार बार इसी को बुला रहे हैं तो वो जो ऑडिट कर रही है वो क्या कर रही है? रेकरिंग ऑडिट कर रही है। तो इस केस में क्या वो एंटिटी हर बार जब वो जो हमारा ऑडिटर है वो क्या करेगा? हर बार जब भी आएगा तो ऐसा थोड़ी है कि हर बार उसको पूरी इंडस्ट्री के नॉलेज की ज़रूरत रहेगी, कंपनी क्या काम करती है हर बार उसको ये देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा ना। क्या होगा कि उसने जो पिछले ऑडिट करते टाइम ये सारा नॉलेज गेन कर लिया होगा, तो इस वाले ऑडिट में वो सारी इन्फॉर्मेशन काम आ जाएगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि उसको इसमें क्या दो तरीके की हो गई, एक हो गई परमानेंट और एक हो गई करंट, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसको हर बार न्यू कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस हल्का अपडेशन करके वो एक बार ओवरव्यू चेक कर सकता है कि कहीं इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, तो वैसे ही काम चल जाएगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ किस में रखे जाएंगे, क्या नाम होगा उसका नाम होगा परमानेंट ऑडिट फाइल। और जो करंट ऑडिट फाइल होगी वो क्या होगी? वो ऐसी इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगी जो कि उस सिंगल पीरियड की ऑडिट से रिलेटेड होगी।
सिंगल पीरियड ऑडिट से रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू सिंगल पीरियड ऑडिट, तो वो किस में चली जाएगी, करंट ऑडिट फाइल में, और परमानेंट में वो चली जाएगी जो बार बार सेम यूज आती है। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे। रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये कैसी चीज़ है, ये परमानेंट चीज़ है ना, हम बार बार वो चीज़, हालांकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम चेक करेंगे, लेकिन अगर हमने किसी एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक किया और हमें पता चला कि वो जनरली सही अच्छा सिस्टम रखते हैं, तो जब हम अगली बार ऑडिट पे आएंगे तो हमारा एक ऑलरेडी बिल्डअप डॉक्यूमेंट होगा हमारे पास कंटेंट कि इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में हमको अपडेशन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो ये परमानेंट ऑडिट फाइल में आएगा। कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो अर्लियर ईयर्स के सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन थे, तो सीधी सी बात है वो किस में चले गए, सिग्निफिकेंट थे, इस वजह से परमानेंट ऑडिट फाइल में चले गए, है ना। कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर, ये जो चीज़ है ना, इसको हम क्या करेंगे, ये करंट ऑडिट फाइल में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि पिछली बार मैनेजमेंट ने आपको किसी आइटम के रिगार्डिंग लेटर दिया था कि ये आइटम में ये जो भी चीज़ है ये हमारे द्वारा ऑथोराइज्ड है और हमें इसका नॉलेज है, हम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब आप अगले साल ऑडिट करने गए तो उसने तो पिछले साल के लिए वो लेटर दिया था, इस साल अगर आपको उसमें कुछ गड़बड़ नज़र आएगी तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैनेजमेंट ने तो लेटर दे रखा है हमको, मैनेजमेंट बोलेगा हमसे तो इस बार पूछा ही नहीं, तो फिर ये वाली जो चीज़ हो गई ये क्या हो गई, करंट ऑडिट फाइल में जाएगी। और एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज और ट्रेंड्स, ये परमानेंट ऑडिट फाइल में जाएंगे। ये कुछ 4-5 कंटेंट है जो उसमें आपको पता होगा कि टेबल में दे रखे थे, परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल, तो इनको आपको अच्छे से एक बार देख लेना है, समझ लेना है, ताकि आपको ये भूलो नहीं आप लोग। और ये क्वेश्चंस आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, तो इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, कौन से ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं ऑडिट एविडेंसेस पाने के लिए। तो क्या होते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स में, अगर आपको पता होगा कि हमने ऐसे 315 पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ MM थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑडिट प्रोसीजर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या होता है, एक होता है रैप और एक होता है फैप, मतलब ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और ये क्या हो जाएगा फर्दर, फैप मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर आगे इनका डिवाइडेशन था फैप का, जिसमें था TOD और TOC, टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ सॉरी यहाँ पे आएगा C, है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ डिटेल्स को अपन बोलते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल को अपन बोलेंगे, सॉरी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स को अपन बोलेंगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल को अपन बोलेंगे कंप्लायंस प्रोसीजर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे फेयर मैं लिख देती हूँ, आप ये साथ साथ में नोट करते जाना है ना, क्योंकि मेरे पास तो इतना स्पेस है और फिर थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग बड़ी है तो ज़्यादा जगह घेर लेती है, इसलिए आप यहाँ पे साथ साथ में नोट करते जाओ, जो भी मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ में नोट करते जाना। वैसे आपके रेफरेंस के लिए ये लेक्चर रहेगा, आप इसको, ठीक है। तो ऑडिट प्रोसीजर मैंने आपको कौन कौन से बताया, एक बताया रैप और एक बताया फैप। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इसको फर्दर क्लासिफाई किया, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कंप्लायंस प्रोसीजर, है ना, है ना, और डिटेल मतलब ये डिटेल है ना, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, डिटेल्स मतलब क्या, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, और इसका एक नाम और पढ़ा था हमने, और अपन ने उसका नाम पढ़ा था एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। बाकी हम जब रिवीजन क्लास करेंगे तब मैं आपको इसमें फर्दर और भी अच्छे से समझा दूंगी, जो कि हमने अपनी रेगुलर क्लास में डिटेल्ड इनके ऊपर बात करी हुई है।
आप अभी यहाँ पे देखो, ये ओवरव्यू समझ में आया। अब इसके बाद देखो तो सीधी सी बात है, ये भी होगा और कंप्लायंस भी होगा और सब्सटेंटिव होगा, तो आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। ठीक है। फिर है कॉस्ट ऑडिटर सबमिट हिज रिपोर्ट टू। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है ना। कॉस्ट ऑडिटर का सेक्शन कौन सा आएगा, सेक्शन 148, यही आएगा ना, सेक्शन 148 ये सेक्शन आएगा। अब ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, तो ये हमने इसके लिए एक टाइमलाइन देखी थी कि कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कब किया जाता है ना। कॉस्ट ऑडिटर जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 180 दिन के अंदर 180 डेज में इसको अपॉइंट किया जाएगा। कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड, कॉस्ट ऑडिटर है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जब ये कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा तो ये अपॉइंटमेंट के बाद अपनी नहीं, ये जो रिपोर्ट है ना ये देगा 180 डेज में, है ना। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन में उसको क्या करना है, अपनी रिपोर्ट देनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्या देगा वो, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देगा। ठीक है। ये अपन इसको रिपोर्ट देने की टाइमलाइन बता रही हूँ मैं आपको। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देगा 180 दिन के अंदर बीओडी को, और कौन से फॉर्म में देगा, फॉर्म नंबर CRA 3 में देगा, है ना। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा। अच्छा, आगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इसकी रिपोर्ट को क्या करेंगे, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ना वो इसकी रिपोर्ट को 30 डेज के अंदर, है ना, 30 डेज में क्या करेंगे, 30 है या 60 है कंफर्म कर देती हूँ मैं एक बार, है ना। एक सेकंड में कंफर्म कर देती हूँ। डेज में ही देंगे, है ना। 30 डेज में आगे क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, और वो जब देंगे तो कौन से फॉर्म में देंगे, CRA 4 में देंगे। आगे बात समझ में। चलो अगला क्या है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर जो है कंपनी का वो शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन, ये पूछ रहा है। तो अब जब कोई कंपनी नहीं बोली है तो कौन सी कंपनी होगी, नॉर्मल कंपनी, यानी कि अदर देन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट होती तो बोल देते कि गवर्नमेंट कंपनी। अब आपको पता होगा कि जो फर्स्ट ऑडिटर के सेक्शन है वो कौन से सेक्शन थे, सेक्शन नंबर 139 का सब सेक्शन 6 और 7, ये किससे रिलेटेड था, फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड था। ठीक है। चलो सेक्शन नंबर 139 का सबसेक्शन 6, ये तो था अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर, और सबसेक्शन 7 में जो था वो था गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर। और ये जो फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का है ये कौन अपॉइंट करेगा, सबसे पहले BOD अपॉइंट करेंगे 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर 90 डेज, विद इन 90 डेज मतलब रजिस्ट्रेशन के 90 दिन के अंदर, विद इन 90 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे एट एन EGM। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डेज ऑफ द फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर है द डैश इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड एंड सेलेक्ट स्टाफ मेंबर्स टू अकम्पनी द ऑडिटर, कि इनमें से कौन सा इंसान है जिससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा और स्टाफ मेंबर भी देगा ऑडिटर को असिस्ट करने के लिए। तो इसमें से देखो कौन सा मोस्ट, वैसे देखो ऑडिटी इसका आंसर होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो देखो क्लाइंट का मतलब क्या होता है, जो ऑडिटर्स को हायर कर रहा है। जैसे मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, अब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ऑडिटर्स अपॉइंट किया
जैसे उसको कर दिया अर्नस्ट एंड E&Y को ऑडिटर अपॉइंट किया, तो ये क्या हो गया, HUL तो हो गया क्लाइंट, है ना। लेकिन इस HUL की बहुत सारी ब्रांचेस है और मान लो कि मुंबई में जो ब्रांच है उसकी ऑडिट करने गए हैं, तो ये मुंबई वाली जो ब्रांच हो गई ये कौन हो गई, ये हो गई ऑडिटी, जिसका की ऑडिट किया जा रहा है। तो रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करेगा, ऑडिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे जब जाएंगे ये ऑडिटर्स, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे असिस्ट करने के लिए एम्प्लॉयर के कुछ स्टाफ भी यूज आएंगे, तो वो भी कौन देगा, वो ये ऑडिटी देगा, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑडिटी। Each of the three parties involved in an audit dash plays a role that contribute to its success। कौन सी तीन पार्टीज है जो ऑडिट में इन्वॉल्व होती है, तो मैंने अभी बताया आपको, क्लाइंट होगा, ऑडिटर होगा और ऑडिटी होगा, है ना। क्लाइंट जो कि अपॉइंट किया है ना, और ऑडिटर जो ऑडिट करेगा, और ऑडिटी जिसकी ऑडिट की जाएगी। आगे है ऐसे 230 स्टैंड्स फॉर, नाम पूछ रहा है स्टैंडर्ड्स का। आपको मैं बताई थी स्टैंडर्ड्स के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो ये जो ऐसे 230 है वो कौन सा होगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ FS, ये क्या बात हो गई, ये हो गया SQC 1, है ना। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे 210, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर ऐसे 299। तो ये सारे नाम आपको याद कर लेने हैं। एकदम से ऐसे याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप 2-3 बार इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको अपने आप ही मुंह पे बैठ जाएंगे। जैसे आप देखो, आपको कुछ चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि 230 और 530, इसमें क्या बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, पहले क्लियर कर लेना है। और आपको पता है कि 500 से जो सीरीज शुरू होती है वो ऑडिट एविडेंस वाली शुरू हो जाती है, तो मतलब यहाँ पे ये जो 530 आएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑडिट सैम्पलिंग वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो, परमानेंट ऑडिट फाइल कंटेन, मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन करवाया था कि इनमें से कौन सा पॉइंट है, कौन सा ऑप्शन है जो परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं आता, तब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। तो अब आप देखो, मैनेजमेंट लेटर की कॉपीज हर साल लेंगे, तो इसका मतलब ये करंट ऑडिट फाइल में आएगा, है ना, करंट ऑडिट फाइल में आएगा। ऑडिट प्रोग्राम, सीधी सी बात है, हर साल नया प्रोग्राम बनाया जाएगा, तो ये भी करंट ऑडिट फाइल में आएगा। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स और बैलेंसेस, जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो बैलेंसेस है, तो वो तो हम हर साल ही चेक करेंगे, तो ये भी करंट में आ जाएगा। लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट रेशियोज और ट्रेंड्स है, तो ये आप किस में दे दोगे, परमानेंट ऑडिट फाइल में दे दोगे, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट इनमें से कौन से सेक्शन में कवर है, हमको ये बिल्कुल आसानी से पता है कि सेक्शन 204 में सेक्रेटरियल ऑडिट कवर होती है। वैसे तो सारे ही सब सेक्शंस होते हैं, इसमें बस लिमिट्स वगैरह दी हुई है रूल के साथ में, है ना। चलो, सेक्शन 204 होगा इसका आंसर। अगले ये जो सेक्शन है वो कौन से हैं, कंपनीज एक्ट के सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ, ठीक है। सेक्शन 148 कौन सा है, कॉस्ट ऑडिट का, है ना। और सेक्शन 139 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आ गई बात समझ में। तो बचा कौन सा, सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट। द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू प्रोटेक्ट द, किसको, अच्छा, इंटरनल ऑडिट क्या होती है, हमने इंटरनल ऑडिट वगैरह का जब पॉइंट पढ़ा था तो हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल, है ना, और एक पढ़ा था इंटरनल ऑडिट, और एक पढ़ा था इंटरनल चेक। इन तीनों में क्या अंतर था, इन तीनों में ये अंतर था कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है कि हमारे एंटिटी के इंटरनली हमारे जो कंट्रोल प्रोसीजर्स है वो कितने इफेक्टिव है ना। इंटरनल कंट्रोल का मतलब कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो खुद कितना एक्टिव है कि एरर्स कम से कम हो इस चीज़ को एंश्योर करने में, है ना। मैनेजमेंट एक्टिव होगा तभी तो वो ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर करेगा जो कि ऑनेस्टी से इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे। वो ये एंश्योर करेगा कि कैसे सिस्टम बनाया जाए एंटिटी के अंदर कि कंट्रोल सिस्टम रहे, मतलब कि गड़बड़ी होने के चांसेस जहां वो काम हो रहा है वहीं से मिनिमम हो जाए, ना के बराबर हो जाए। तो वो सब चीज़ें किस में आती है, इंटरनल कंट्रोल में आती है। इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट होता है इंटरनल ऑडिट।
और इसी का पार्ट होता है इंटरनल चेक। अंतर क्या है? इंटरनल ऑडिट जो होता है वो क्या होता है कि अगर हमने इंटरनल कंट्रोल किया लेकिन उस इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस चेक करनी है कि हमने जो इंटरनल कंट्रोल लगा रखे हैं, जैसे मान लो हमने किसी पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है कि वो स्टॉक के मूवमेंट को नोट करेगा कि कितने गुड्स आए कितने गुड्स गए, है ना। वैसे गुड्स आउट रजिस्टर, इन रजिस्टर, वो सब एक अलग है, लेकिन हमने फिर भी अपनी साइड से एक ऐसा पर्सन जो केवल ये चीज़ का ध्यान रखेगा, तो ये चीज़ क्या हुई, ये एक तरीके से हमने इंटरनल कंट्रोल को इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसा काम किया कि हम उसको अलग से सैलरी भी दे रहे हैं, हमारे खर्चा भी हो रहा है, पर फिर भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो इंटरनल कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्ग रहे, है ना। तो अब ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये चेक करने का काम कौन करेगा? इंटरनल ऑडिट करेगी, है ना। और इंटरनल चेक का क्या मतलब हुआ? ऐसा सिस्टम लगाना एंटिटी में कि इंटरनली हर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से, हर काम दूसरे काम से चेक होता जाए, इंटरनली चेकिंग चलती रहे। क्या मतलब हुआ कि आप अपने सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि जैसे ए जो काम कर रहा है वो ऑटोमेटिकली बी जब काम करे तो चेक हो जाए, उसकी चेकिंग हो जाए कि कहीं ए ने कोई गड़बड़ी तो नहीं करी। बी जब काम करे तो सी ए और बी के काम को चेक कर पाए, मतलब अपने आप इंटरलिंक्ड चेकिंग चलती रहे, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल चेक। ऐसा सिस्टम डिजाइन करना कि एक का काम दूसरा चेक कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि मान लो उस एक ने कोई गलती की हो, एरर की हो या जानबूझ के कुछ फ्रॉड किया हो, तो दूसरा इंसान उसको पकड़ लेगा। अगर दूसरे ने नहीं पकड़ा तो जब दूसरे का काम तीसरा चेक करेगा तो वो पकड़ लेगा। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरनल चेक। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का इसमें से क्या मकसद है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनल ऑडिट होता है। तो हमने इसके लिए जो एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट पढ़ा था उसके अंदर था कि असेट्स को, क्योंकि ऑडिट स्टाफ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, ऑडिट स्टाफ की गलती तो नहीं, ऑडिट स्टाफ के ऊपर तो ये है ही नहीं, है ना। ऑडिट स्टाफ को तो इंटरनल ऑडिट से क्या होती है? हेल्प होती है, वो उनके काम को यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर से ऑडिट स्टाफ तो उनका काम यूज करता है। अकाउंटेंट के लिए भी नहीं होता, मैनेजमेंट के लिए भी नहीं होता, किसके लिए होता है? असेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कहीं असेट्स का मिसयूज तो नहीं हो रहा, तभी तो हम इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं, है ना। प्रूविंग द ट्रूथ मीन्स वाउचिंग ऑफ, इनमें से क्या? देखो, असेट्स और लाइबिलिटीज की आपको पता है वाउचिंग नहीं होती, क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस और पेमेंट में पेमेंट की वाउचिंग नहीं होती, वाउचिंग किसकी होती है? इनकम एंड एक्सपेंसेस की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस, ठीक है। असेट्स और लाइबिलिटीज का क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है। फॉर्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स बाय द कंपनी, कौन सा फॉर्म आएगा? CRA 1, ये अपनी बुक में आराम से दे रखा है, मैं चारों फॉर्म का आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें क्या होगा? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होंगे, ठीक है। दूसरे में क्या होगा कि जो आपने कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया है ना, तो उसका इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, है ना, तो आप उसको इंटीमेट करोगे। तीसरे में क्या होगा कि कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा BOD को, कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट टू BOD, है ना। और यहाँ पे BOD सबमिट करेगा, BOD सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू CG। ये है CRA सारे फॉर्म्स। आ गई बात समझ में? नोट डाउन कर लेना साथ साथ में, वैसे तो आपकी बुक में दिया हुआ है लेकिन आप इनके साथ साथ में नोट डाउन करोगे तो क्या है, जब आप ये करोगे तो आपकी ओवरव्यू तुरंत होता जाएगा, है ना। ऑडिट कमेटी की मीटिंग कितनी होती है एक साल में? ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है लेकिन आप एक बार को रफली याद रख सकते हो, बिकॉज ऑडिट कमेटी आपके मॉड्यूल में दे रखा है, ठीक है। तो कितनी होती है? 4 मीटिंग्स होती है ना। और हर 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? मैक्सिमम गैप हो सकता है 120 डेज का, मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 मीटिंग्स, बिटवीन 2 मीटिंग्स। तो कितना हो गया? 120 डेज का। एन ऑडिट रिपोर्ट इज द डैश प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट। कैसा प्रोडक्ट है? ऑडिट रिपोर्ट सीधी सी बात है सबसे लास्ट काम है, तो इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट है। ऑथराइजेशन फॉर गवर्नमेंट ऑडिट,
कौन ऑथराइज करता है गवर्नमेंट ऑडिट को? CNTG करेगा। ये तो हमने जब हमने ऑडिट पूरी खत्म ही करने आ गए तो इसका मतलब हमको ये तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइनल ऑडिट इज नोन एज, इसमें से कौन सी ऑडिट को हम फाइनल ऑडिट बोलेंगे? एनुअल ऑडिट को बोलेंगे। फिर है मैक्सिमम टर्म ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर, ये किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा सेक्शन 139 के अंदर, है ना। और ये कूलिंग पीरियड सब सेक्शन कौन सा फॉलो करता है, खैर अभी आप ये ध्यान रख लो। 139 सेक्शन 139 के अंदर इंडिविजुअल ऑडिटर की मैक्सिमम टर्म क्या होती है? 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स होती है, क्योंकि हमने देखा था कि इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए होती है 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। और अगर फर्म हो तो उसके लिए क्या होती है? 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। और इसके बाद इसका जो कूलिंग पीरियड होता है, कूलिंग मतलब इसके बाद कितने टाइम के लिए इनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, तो कूलिंग पीरियड दोनों के लिए क्या होता है? 5 ईयर्स, दोनों के लिए, ठीक है। आ गई बात समझ में कि जैसे ए को अपॉइंट किया आज तो 5 साल के लिए 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया, ठीक है, ए को, है ना, 5 ईयर्स के लिए। अब इसके बाद ये जो अगले 5 साल है ना, ये क्या हो जाएंगे? कूलिंग पीरियड। आगे बात समझ में। और अगर ABC एसोसिएट्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो आज से 5 साल के लिए अपॉइंट किया, फिर से रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है फॉर अनदर 5 ईयर। लेकिन इसके बाद जो अगले 5 साल है वो क्या हो जाएंगे? ऐसा नहीं है कि फिर इसको 10 के लिए अपॉइंट किया तो कूलिंग भी 10 है, नहीं, कूलिंग पीरियड सेम है 5 ईयर्स, ठीक है, कूलिंग पीरियड। चलो आगे क्या है? ऐसे 300 स्टैंड्स फॉर, 300 किसके लिए आएगा? 300 आएगा ऑडिट प्लानिंग के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर किस में आता है? सेक्शन 2 ऐसे 299। ओवरऑल प्लानिंग ऑफ ऑडिट नाम का कोई ऐसे है नहीं, इसकी जगह है कौन सा? ऐसे 200 है जिसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, है ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स। आ रही है बात समझ में? चलो फिर अगला क्या है? ऑडिट इज कंडक्टेड टू ड्रॉ ओवरऑल ओपिनियन ऑन, FS के ऊपर, और किस पे करेगा? ऑडिट किस लिए कंडक्ट की जाती है? ओवरऑल ओपिनियन देगा किस चीज़ की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। क्या आ जाता है? बैलेंस शीट्स, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? FS के अंदर आ जाती है, ठीक है। एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हाउ लॉन्ग? कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। कहाँ दिया हुआ है ये? जैसे जब हम स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, है ना, उसके अंदर हमको ये आगे रेफरेंस में ये दिया हुआ है कि जो CAs होते हैं वही ऑडिट कर रहे हैं ना, तो CAs जो होते हैं इनको ICAI ने ये गाइड किया हुआ है कि आपको 7 इयर्स तक अपने ऑडिट वर्किंग पेपर्स को मेंटेन रखना है। और ये उन्होंने गाइड कहाँ किया है? SQC 1 में किया है। किस में किया है? SQC 1 में। और क्या बोला है कि अगर नहीं किया ये काम तो वो क्या माने जाएंगे? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? वो माना जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। चलो आगे बात करते हैं। ऐसे 700, ये कौन सा होता है? पता है हमको, ऑडिट उसका ऑडिट रिपोर्ट का सेक्शन वो है स्टैंडर्ड्स। ऐसे 705 कौन सा है? देखो 700 जो ऐसे 700 क्या है? ऐसे 700 है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और ऐसे 705 कौन सा है? मॉडिफिकेशन इन द ओपिनियन। जो ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन होता है ना, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑडिट रिपोर्ट, ओके। चलो आगे कौन सा क्वेश्चन है?
एन ऑडिटर शुड सबमिट अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आपको ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाते टाइम ऑडिट रिपोर्ट में क्या बताया था मैंने आपको, वैसे ऑडिट रिपोर्ट अगर आपको पता हो तो हमारा पहले भी एक किसी चैप्टर में आया था, अपार्ट फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर, उसके पहले भी 6th चैप्टर में हमने इसको कवर कर लिया था। क्या था कि 2 तरीके की रिपोर्ट दी जाती है, एक दी जाती है अनमॉडिफाइड, ठीक है, और दूसरी दी जाती है मॉडिफाइड रिपोर्ट। ये सब है ना। अनमॉडिफाइड का मतलब अनक्वालिफाइड बोल सकते हो आप इसको, या फिर क्लीन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्लीन रिपोर्ट। ये हो गई बात। अब इसका क्या मतलब है कि जब ऑडिटर बोल देता है कि भाई सब कुछ बढ़िया है, ट्रू एंड फेयर व्यू है, दे रही है रिपोर्ट, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मॉडिफाइड ओपिनियन को फर्दर अपन क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले अपन 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। एक हो गया ऑब्टेन्ड, मिल चुके हैं क्या, ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दूसरा हो गया नॉट ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। अब देखो, मिल चुके हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, फिर भी हमने रिपोर्ट कौन सी दी है, मॉडिफाइड। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, किसी तरीके का कोई क्वालिफिकेशन हमने रिजर्व रख दिया है। तो ये जो होगा, ये कौन सी रिपोर्ट हो जाएगी, क्वालिफाइड रिपोर्ट। आ गई बात समझ में। अगर हमको एविडेंस ही नहीं मिले, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अगर हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले और वो पर नहीं, यहाँ पे है ना 2 पार्ट होंगे, गलत, थोड़ा सा गलत हो गया, देखो इसको हटाओ यहाँ से, है ना। चलो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले ही नहीं, हमको ऐसे पूरे एविडेंस ही नहीं मिले कि हम अपनी ओपिनियन दे पाए। ऑडिटर कह रहा है भाई मुझे एविडेंस मिला ही नहीं कि मैं तुम्हें बता सकूं कि कैसी ओपिनियन है मेरी, है ना। तो ऐसे में ये जो ओपिनियन दी जाती है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। यहाँ पे कौन सी देंगे अपन, डिस्क्लेमर ओपिनियन, है ना। अगर हमको मिल चुके हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो हम ये देखेंगे कि मिल तो गए हैं, फिर भी हमने मॉडिफाई दी है। क्यों दी है, कि वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, तो अगर मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, परवेसिव मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे उनका इम्पैक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे कौन सी ओपिनियन दे देंगे, हम यहाँ पे दे देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन, कि हमने कुछ क्वालिफिकेशन रिजर्व रख दिया, क्वालिफाइड ओपिनियन। और अगर मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, मटेरियल एंड परवेसिव, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, हम यहाँ पे देंगे एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। वैसे ये बहुत कम दी जाती है और बहुत ही सोच समझ के दी जाती है, बिकॉज इससे तो पूरी इमेज हैम्पर हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कंपनी को, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब दिया जाएगा, तो कब दिया जाएगा, जब ही इज सेटिस्फाइड विद द ट्रूथ एंड फेयरनेस। नहीं, यहाँ पे कौन सी दी जाएगी, यहाँ पे दी जाएगी क्लीन रिपोर्ट या फिर अनक्वालिफाइड, ठीक है, अनक्वालिफाइड या क्लीन रिपोर्ट। फिर ही हैज सर्टेन रिजर्वेशंस एज टू द प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ एंड फेयरनेस इन द एफएस। सर्टेन रिजर्वेशंस है तो कौन सी हो गई, क्वालिफाइड रिपोर्ट, ठीक है। सम मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर कौन सी हो जाएगी, क्वालिफाइड रिपोर्ट, है ना। द इफेक्ट ऑफ एनी, सॉरी, मटेरियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये हो जाएगी, अवेलेबल ही नहीं है तो ये हो जाएगी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अवेलेबल ही नहीं है ना, वही तो हमने देखा, नॉट ऑब्टेन्ड ऐसे ही, तो यहाँ पे हो जाएगी डिस्क्लेमर ओपिनियन। और द इफेक्ट ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट इज नॉट सो, मटेरियल नहीं है बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वालिफाइड रिपोर्ट हो जाएगी। आ गई बात समझ में। चलो एक बार मैं फिर भी इसका चेक कर लेती हूँ, आंसर सी ही होगा वैसे। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24।
क्योंकि इसके अलावा तो सारे हमको पता ही चल गए ना कि कौन कौन से हैं। इन केस ऑफ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी एनी कैजुअल वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ ऑडिटर इज टू बी फिल्ड बाय, अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है और कैजुअल वैकेंसी हुई है, कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन कौन सा है? कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन है अपना 139 सबसेक्शन 8, चाहे तो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, दोनों के लिए सेक्शन कौन सा लगेगा? 139 सबसेक्शन 8। अब अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो कैजुअल वैकेंसी को फिल कौन करेगा? बीओडी फिल करेगा, और कितने दिन में करेगा? 30 डेज में करेगा, है ना। लेकिन अगर ये जो कैजुअल वैकेंसी है ये रेजिग्नेशन से अराइज हुई है, किससे हुई है? कि वो छोड़ के गया है, तो फिर आप क्या करोगे? वापस ये जो अपॉइंटमेंट किया है ना 30 डेज में, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? आगे 60 डेज के अंदर आप क्या करोगे? अगर 60 डेज नहीं, 3 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स में आप एक जनरल मीटिंग EGM कन्वीन करोगे मेंबर्स की, और उसमें आप इसको अप्रूव करवाओगे। क्यों करवाओगे? क्योंकि देखो, अगर कोई ऑडिटर रिजाइन करके गया है तो चांसेस बनते हैं ना कि उस कंपनी में कुछ ऐसा फ्रॉड हो रहा था कि ऑडिटर को खतरा था कि ये मेरी सुन भी नहीं रहे, ना मुझे रिपोर्ट सही से करने देंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जिम्मेदारी से वो कर देता हूँ और खुद को रिजाइन करके सेफ हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि कल को ये यहाँ पे स्कैम हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बात मेंबर्स तक आनी चाहिए। ऑडिटर का रिजाइन करना कोई छोटी बात नहीं है, एक तरीके से आपकी एंटिटी की वायबिलिटी पे क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको क्या करना होता है कि अपॉइंट तो कैजुअल वैकेंसी में कर दिया 30 दिन में बीओडी ने, लेकिन आप आने वाले 3 महीनों के अंदर मेंबर्स की मीटिंग अप्रूव करवाओगे और SR पास करोगे। कौन सा पास करोगे? स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब मोर देन 75% ऑफ द मेंबर्स आपके फेवर में वोट करने चाहिए, ठीक है। फिर है ऑडिट कमिटी शुड हैव मिनिमम ऑफ कितना नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? ऑडिट कमिटी में मिनिमम होते हैं 3 डायरेक्टर्स, जिसमें मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। आगे है 530, मैंने आपको 230 बताया था, तभी बता दिया था। 230 कौन सा था? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, है ना। ये था 230, ऑडिट सैम्पलिंग 530, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर 299, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट 210, ठीक है। अनपेड डिविडेंड स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड का सेक्शन कौन सा आएगा? सेक्शन 124 कौन सा है? सेक्शन 124। और इस सेक्शन में क्या बोला है कि आप क्या करोगे? शुड बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाया जाता है 124 में। और 125 जो सेक्शन है वो है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का। और इसमें क्या बोला है कि अगर आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर कर दिया डिविडेंड का, कौन से डिविडेंड का? जो कि डिविडेंड जो शेयर होल्डर है उन्होंने क्लेम नहीं किया, कितने दिन में? पहले 30 डेज में। टाइमलाइन बताई थी ना मैंने आपको कि जैसे ये डिक्लेरेशन का दिन है, आज के दिन डिक्लेयर हुआ, आज से 30 डेज में उसको क्या करना है? 5 दिन में तो पहले सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा, है ना। और डिक्लेरेशन के 30 डेज में क्या करना है? वो ले लेना चाहिए डिविडेंड उस शेयर होल्डर्स को, है ना। और हमारी ड्यूटी क्या रहेगी कंपनी की? शेयर होल्डर्स ने जो बता रखा है उसको वहाँ पे डिविडेंड दे देना। लेकिन मान लो कुछ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला कैसे? कि उन्होंने जो एड्रेस दिया है वो रॉन्ग है, या उन्होंने जो भी अकाउंट नंबर दिए उनके हमारे पास कोई अकाउंट नंबर नहीं है, कोई किसी रीज़न से वो नहीं लिया और उन्होंने आके हमसे क्लेम भी नहीं किया। 30 डेज के बाद अगले 7 दिन के अंदर अंदर हम क्या करेंगे? उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र करने के 90 दिन में हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उसको वेबसाइट पे दिखाएंगे कि इन लोगों ने क्या किया है, अपना डिविडेंड नहीं लिया है। और जिस दिन ट्रांसफ़र किया उस दिन से
7 ईयर्स तक अगर कॉन्जिक्यूटिवली एक भी साल डिविडेंड नहीं लिया है उस शेयर होल्डर ने, तो उसके डिविडेंड अमाउंट को और प्लस वो सारे शेयर्स को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 ईयर्स में अगर अनपेड रहा है वो डिविडेंड तो कहाँ चला जाएगा, IEPF में चला जाएगा। Which of the following service cannot be rendered by an auditor as per Companies Act 2013? कौन सी सर्विस नहीं रेंडर कर सकता, कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन 144 जो मैंने आपको बताया था, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। और इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताया था, क्या बताया था, आई ऑफ अरे बा, ठीक है। इंटरनल ऑडिट, आउटसोर्सिंग ऑफ द अकाउंटिंग सर्विस, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट ऑडिट, एडवाइजरी सर्विसेज, और इससे भी क्या था, है ना, एक था एडवाइजरी सर्विसेज, एक था शायद मैनेजमेंट ऑडिट, ये था बैंकिंग सर्विसेज, एक था, ऐसा ही था, है ना। ये सब सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में बताई थी मैंने। तो इसमें से अपन क्या नहीं कर सकते, वाउचिंग कर सकता है, वेरिफिकेशन कर सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस नहीं दे सकता है, ठीक है। फिर है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑडिट्स कौन सी होती है। देखो, अब प्रोडक्ट की अगर अपन ऑडिट कर रहे हैं तो हम केवल क्वालिटी थोड़ी चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट में कौन से प्रोसेस यूज़ आ रहे हैं, है ना, कितना खर्चा बैठ रहा है, सब देखेंगे। सेम प्रोसेस में भी हम केवल क्वालिटी थोड़ी, उसके पैसे वैसे भी देखेंगे। रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन में हम उसमें न केवल क्वालिटी चेक करेंगे बल्कि उसके कोई प्रोसीजर वगैरह में कि क्या गड़बड़ है वो भी हम चेक करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट और सिस्टम की ऑडिट, ये जब टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ा था ना, तो हमने मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट का मतलब देखा था कि ये कौन सी ऑडिट होती है, ये होती है क्वालिटी ऑडिट। आ रही है बात समझ में, कि इसकी हम क्या चेक करेंगे, हम क्वालिटी चेक करेंगे मैनेजमेंट की। When the auditor is an employee of the organization being audited, the audit is classified as, जब एम्प्लॉई है तो सीधी सी बात है कौन सी होगी, इंटरनल ऑडिट होगी, क्योंकि हमने देखा था कि इंटरनल ऑडिट में आप अपने एम्प्लॉय को ऑडिट करने के लिए वो कर सकते हो, क्योंकि जनरली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट पूरा एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन खुद के एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करता है, वो मतलब हायर करता है इंटरनल ऑडिट के लिए ही एम्प्लॉयज़ को। तो वो होते क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, ठीक है। फिर है द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ ऑडिट इज द डैश सिस्टम ऑडिट। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ ऑडिट कौन सी होगी, डैश सिस्टम मतलब क्वालिटी सिस्टम, ठीक है। विच एग्जामाइन सुटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम एज अ होल, तो सीधी सी बात है कौन सी आ जाएगी, क्वालिटी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैरामीटर, लेकिन क्वालिटी में क्या होती है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, कोई एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम सुटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम देख रहे होते हैं। फिर है ऑडिट कैसी है, फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस दैट कंपेयर्स एक्चुअल रिजल्ट विद। ऑडिट का मतलब क्या होता है, हम पहले एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है, जैसे हम कोई एविडेंसेस वगैरह लेते हैं तो हमने बताया था ना कि जैसे मान लो हमारे लिए मटेरियल है 10,000 रुपये, है ना, तो 10,000 रुपये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट को किसके साथ मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड्स के साथ, है ना। दूसरे वैसे भी बाकी सारे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ थोड़ी ना ऑडिट होती है, प्री मैच्योर के साथ नहीं, प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स के साथ भी नहीं होती, कुछ स्टैंडर्ड्स या प्लान्स जो होते हैं उनके साथ में कंपेयर करना एक्चुअल को, वो होता है ऑडिट। ऑडिट मतलब ही चेकिंग है ना, कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया था कि इतना खर्चा होना चाहिए या इससे ज़्यादा का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, और हमारा जो है वो एक्चुअल रिजल्ट कितना आ रहा है, तो वो क्या होती है, ऑडिट होती है। कार्ट स्टैंड्स फॉर, हमने इसके बारे में सेपरेट चैप्टर पढ़ा था, ये सिर्फ सिंपल फुल फॉर्म पूछ रहा है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। क्या मतलब हुआ इसका, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक का मतलब होता है आजकल मोस्ट ऑफ द जगहों पे जो सॉफ्टवेयर में ही अकाउंटिंग की जाती है, सॉफ्टवेयर में ही डेटा मेंटेन किया जाता है, सारे जो प्रोसेसेस है वो भी डिजिटली मैनेज किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब पहले की तरह बुक कीपिंग वगैरह नहीं होती है, तो
तो हमको ऑडिट करने के लिए भी तो अपने प्रोसेस को कंप्यूटर असिस्टेड करना पड़ेगा, है ना, कि हमको ये पता चल सके कि अगर हमारे मान लो एक पीसी है और पीसी में सारा डेटा है कि बुक्स भी है, सब कुछ है, जैसे टैली है, अगर हमको मान लो टैली में ऑडिट करनी है तो हमारे जो प्रोसीजर है वो थोड़े टैली के हिसाब से होने चाहिए। हमारे पास बुक्स तो है नहीं कि हम सोचेंगे वाउचर्स चेक कर लिए, ये चेक कर लिए, है ना। तो वो जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक होती है वो वहाँ काम आती है जिस इन्वायरमेंट में कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स, फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स, फॉर परफॉर्मिंग द बिजनेस, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट्स हैव टू रिटेन द वर्किंग पेपर्स फॉर, ये वही वाली बात होगी, चार्टेड अकाउंटेंट्स को आईसीआई क्या कहती है, एसक्यूसी 1 में कहती है कि तुमको 7 साल के लिए मेंटेन करने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे 210 किसके लिए है, हमने 50 बार अब तक पढ़ लिया है। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट, ये सेम ऑप्शंस तो सारे सेम आ गए जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ये क्या हो जाएगा, SQC 1, ठीक है। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 210, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर 299। करंट ऑडिट फाइल में क्या आएगा, ये भी हमारे देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में फॉल कर रहा है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो आपको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है जैसे कि कंपनी ऑडिट हो गई, कंपनी ऑडिट से रिलेटेड सेक्शंस हो गए, स्टैंडर्ड्स के नाम हो गए, कंपनी ऑडिट में जो भी टाइमलाइंस है वो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए कि कैजुअल वैकेंसी है तो पहले 30 दिन में BOD अपॉइंट करेगा, अगर वो नहीं 30 दिन में BOD अपॉइंट करेगा, अगर उसने रेजिग्नेशन दिया है तो फिर आने वाले 3 महीनों के अंदर EGM कंडक्ट करवाई जाएगी और वहाँ पे मेंबर्स SR पास करके उस ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेंगे और वो कैजुअल वैकेंसी में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो अपने ऑफिस को टिल द कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग वो अपनी ऑफिस होल्ड करेगा, ठीक है, जब तक कि AGM, क्योंकि AGM में आप प्रॉपर तरीके से फिर से ऑडिटर अपॉइंट कर दोगे, तब तक के लिए वो कौन रहेगा, कैजुअल ऑडिटर। करंट ऑडिट फाइल कंटेन्स, तो क्या होगा करंट में, बिल्कुल देखते से समझ में आ रहा है ऑडिट प्रोग्राम, क्योंकि हमने देख लिया था कि MOA AOA किस में है, परमानेंट में जाएगा, सिग्निफिकेंट रेशियो परमानेंट में जाएंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी परमानेंट में जाएगी। ऑडिट प्रोग्राम आपको हर साल नया करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट इज टू फॉर्मुलेट एन ओवरऑल ओपिनियन ऑन, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, FS के ऊपर आपको ओपिनियन देनी होती है और यही ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है। पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटेक्ट द एरर इन द, किस में डिटेक्ट करेगा एरर, खुद के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। इंटरनल ऑडिट किया ही इसलिए जा रहा है ना कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो एरर हो वो पता कर सके, ठीक है। फिर द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू डिटरमाइन द लाइबिलिटीज ऑफ, किसकी लाइबिलिटी डिसाइड करेगा, एम्प्लॉयज़ की, है ना, कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों की डिटरमाइन नहीं करेगा। इंटरनल ऑडिट करी इसलिए जा रही है कि मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल लगा रखे हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मतलब कहीं कोई एम्प्लॉयज़ एरर, फ्रॉड, धोखे वोखे तो नहीं कर रहे, जानबूझ के कुछ इधर उधर तो नहीं कर रहे, तो आप किसकी लाइबिलिटी डिटरमाइन करोगे, एम्प्लॉयज़ की। असेट्स प्रोटेक्शन इज पॉसिबल थ्रू, असेट का प्रोटेक्शन किससे होगा, इंटरनल ऑडिट से होगा, क्योंकि आपने इंटरनल, वैसे तो देखो इंटरनल कंट्रोल से भी होगा, है ना, लेकिन इंटरनल कंट्रोल से केवल असेट का प्रोटेक्शन नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, है ना, हालांकि इंटरनल ऑडिट से भी होगा, बट जब आपने इंटरनल कंट्रोल लगाए उसके बाद नहीं हो पाया तो आप क्या कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट करोगे। तो यहाँ पे असेट का प्रोटेक्शन इज पॉसिबल थ्रू में आपको क्या लिखना है, इंटरनल ऑडिट से ही पॉसिबल है, ठीक है। फिर है द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट इज मेंट फॉर, इंटरनल ऑडिट की क्यों जाती है ना, तो डर्थ ऑफ स्टाफ, डर्थ ऑफ टाइम एंड फ्रॉड, डर्थ का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो किसकी कमी को फाइंड आउट करने के लिए, स्टाफ की कमी को फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ पे स्टाफ जो है वो लैक ऑफ कर रहा है अपनी एफिशिएंसी को, अपने परफॉर्मेंस को, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर, है ना, as the effectiveness of internal control system
विल डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग टू बी डन बाय द, बिल्कुल सही है। आप इंटरनल कंट्रोल को ऑडिटर क्यों रिव्यू करता है? इसलिए रिव्यू करता है कि वो देखना चाहता है कि कितना इफेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ताकि हमको अपनी चेकिंग का एक्सटेंट कितना रखना है। तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग टू बी डन बाय कि ऑडिटर कितनी चेकिंग करे, है ना, इसका एक्सटेंट वो कैसे डिसाइड करेगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से। मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो आप क्या करोगे? ऑडिट की जो चेकिंग है, ऑडिट चेकिंग थोड़ी लीनियंट हो जाएगी, और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है तो आपको ऑडिट चेकिंग बढ़ा देनी रहेगी। चेकलिस्ट कंटेन द इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बाय द, चेकलिस्ट क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक मेथड है। अगर आपको पता हो तो जब हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था तो हमने इसमें 4 मेथड पढ़े थे। कौन कौन से थे वो 4 मेथड? वो 4 मेथड थे, पहला था नैरेटिव रिकॉर्ड्स, ठीक है, क्या पढ़ा था? नैरेटिव रिकॉर्ड्स। दूसरा हमने पढ़ा था चेकलिस्ट, तीसरा पढ़ा था फ्लो चार्ट, और चौथा पढ़ा था इंटरनल क्वेश्चनेयर, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, ठीक है। अब इन चारों में आपको पता है कि चेकलिस्ट और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर के हमने डिफरेंस भी देखे थे। क्यों? क्योंकि ये जो चेकलिस्ट है ना, ये कौन फिल करेगा? ये फिल करेगा ऑडिटर का, ऑडिटर्स स्टाफ, है ना, उसका जो स्टाफ है वो फिल करेगा। क्या, क्यों बनाई जाएगी ये चेकलिस्ट? ये चेकलिस्ट इसलिए बनाई जाएगी कि हर ऑडिटर के स्टाफ के पास वो चेकलिस्ट होगी। उसमें किस तरह के पॉइंट होंगे? जैसे कि मान लो कि क्या आपने ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक किया कि यस, है ना, क्या आपने ये किया, तो इससे क्या होगा कि सारे ऑडिटर का जो काम है वो एक तरीके से मूव करेगा, है ना, और वो ये इंश्योर भी कर पाएंगे कि इन 10 पॉइंट को हमको ध्यान में रखना था, तो हम वो टिक कर देंगे, हाँ हमने इस पॉइंट को ध्यान में रखा है, हाँ हमने इस पॉइंट को ध्यान में रखा, यस यस, नो नो, नॉट एप्लीकेबल, जो भी होगा, है ना। तो ये चेकलिस्ट जो होगी वो कौन करेगा? टू इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बाय द क्या? ऑडिट असिस्टेंट या फिर ऑडिट स्टाफ बोल सकते हैं, है ना। लेकिन जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर होती है ये कौन फिल करता है? ये फिल करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जो है ना वो फिल करेंगे। कि करवाएगा कौन? वो तो करवाएगा तो ऑडिटर ही, है ना। वो क्या करता है? ऑडिटर नहीं, मतलब कोई भी करवा सकता है, मैनेजमेंट भी करवा सकता है। उसमें कैसे होगा कि क्या यहाँ पे ड्रिंकिंग फैसिलिटी बढ़िया है, क्या यहाँ पे आपको बैठने के लिए प्रॉपर फैसिलिटी मिली हुई है ना, या फिर आपका जो काम है वो आपका मैनेजमेंट आपके सुपरवाइजर के साथ आपको कोई इशू तो नहीं है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है जो कि इसलिए बनाई जाती है ताकि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कोई एम्प्लॉयज़ को कोई दिक्कत नहीं है, या एम्प्लॉयज़ के काम करने की जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है उसमें कमी के रीज़न फाइंड आउट करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी कौन करेगा? C&AG। वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ FS ऑडिटर नीड टू कंप्लाई विद क्या? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है? CWA, है ना। वैसे यहाँ पे अपने जो सेक्शन है 148 उसमें केवल ये लिखा हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा। अब कॉस्ट अकाउंटेंट तो CA भी होता है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा जो भी डिस्प्यूट है मैक्सिमम लोगों का वही है कि ICWA ही करेगा, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट कैन बी डन बाय कौन करेगा? सेक्रेटरियल ऑडिटर। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 204। सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग द टर्नओवर ऑफ। हमने सेक्रेटरियल ऑडिट सेक्शन 204 में देखी थी, और उस 204 में हमने कुछ लिमिट देखी थी, और वो लिमिट क्या थी कि जो ऑल लिस्टेड कंपनी थी, पहली तो बात एक तो थी एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, ओके डन। दूसरी थी एवरी पब्लिक कंपनी, है ना, एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? मोर देन इक्वल्स टू 50 करोड़ है। तीसरी थी एवरी पब्लिक कंपनी जिसका की टर्नओवर कितना है? मोर देन इक्वल्स टू 250 करोड़ है। चौथी थी अपनी एवरी कंपनी। अब यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट की बात नहीं है, हर कंपनी
जिसका कि आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और पीएफआई कितना है, मोर देन इक्वल्स टू 100 करोड़ है। ऐसी कंपनी को जो है वो क्या करेंगे, वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ में सेक्रेटरियल ऑडिट की रिपोर्ट, जो कि करेगा कौन, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट देनी कंपल्सरी है बाय CS इन प्रैक्टिस, बाय CS इन प्रैक्टिस। और इस रिपोर्ट को वो क्या करेंगे, 134 सबसेक्शन 3 में जब बोर्ड रिपोर्ट देंगे तो उसके साथ में एनेक्स करके देंगे, बोर्ड रिपोर्ट के साथ एनेक्सर। ठीक है, आई बात समझ में। फिर है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का किस में जाती है, तो भाई ये जाती है अपने MR3 के अंदर। देखो इसमें क्या होता है, 4 और 5 तो कुछ है ही नहीं, MR3 4 और 5 कुछ नहीं होता, MR1 है, एक MR2 है और एक MR3 है। ये जो MR1 होता है ना, ये वैसे आपके दोनों ही कोर्स में नहीं है, आप इसमें सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में आप MR3 ध्यान में रखोगे, और वैसे जो है मैं आपको बता देती हूँ कि MR1 और MR2 किसके लिए यूज़ आता है। MR1 जो है ना, जैसे ये दोनों ही चीज़ें मैनेजीरियल पर्सोनेल के लिए यूज़ आ रही है। वैसे CS जो होता है ना, वो मैनेजीरियल पर्सोनेल माना जाता है, जैसे कि MD WTD होते हैं ना, वैसे ही ये भी माना जाता है। तो MR1 मैनेजीरियल पर्सोनेल को अपॉइंट करने के लिए किसको, MD WTD है ना, ये सारे जो लोग हैं ना उनको अपॉइंट कर, CS को और ऐसे। और MR2 में क्या होता है कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है किसी मैनेजरियल पर्सोनेल को अपॉइंट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, किसकी अप्रूवल, ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सोनेल। आ रही है बात समझ में। अगर आपको यहाँ पे जैसे मैं जो लिख रही हूँ उसमें कहीं पे डाउट होना, तो आप मेरी जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर ध्यान देके खुद लिख लेना। द डैश शैल एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी कौन होगा, ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी भी कंपनी सेक्रेटरी ही होगा, वही ऑडिट कमेटी, सारी कमिटीज का सेक्रेटरी कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी। NRC नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, ये वैसे आपके कोर्स में नहीं है, अभी इसमें क्वेश्चन आ गया है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भी मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं, 3 होते हैं है ना, और मैक्सिमम जो होते हैं वो, इसमें भी मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मोर देन हाफ इसके अंदर ऐसा है, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखो बस, 3 डायरेक्टर्स है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन। स्टैट्यूटरी ऑडिटर किस में अपॉइंट होगा, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा। देखो वैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो भी होता है जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, और वो फर्स्ट ऑडिटर जो है वो वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, और अगर वो नहीं कर पाते तो मेंबर्स EGM में अपॉइंट करते हैं। लेकिन ये जब क्वेश्चन एकदम सिंपल आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देता है तो हम जनरल चीज़ की तरफ जाते हैं। जनरल चीज़ का मतलब क्या है, नॉर्मल वे में फर्स्ट ऑडिटर तो लाइफ टाइम में एक ही बार अपॉइंट होगा, उसके बाद कौन सा अपॉइंट होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो नॉर्मल है, तो वो कब अपॉइंट होगा, वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा। ठीक है, जनरल मीटिंग मतलब AGM है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय द, कौन रिमूव कर सकता है, शेयर होल्डर रिमूव कर सकते हैं। अब देखो रिमूवल ऑफ द ऑडिटर के केस में आपको कौन से सेक्शंस देखे थे आपने, 140 सबसेक्शन 1 देखा था एक तो, और एक हमने देखा था सेक्शन 140 सबसेक्शन 5। देखो ये जो 5 था ना, ये तो था रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल, जब ट्रिब्यूनल ऑडिटर को रिमूव करता है। ये जो था ना, ये था आपका रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। आ रही है बात समझ में, एक्सपायरी ऑफ
हिज टर्म, मतलब उसका जो 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है, आप वो 5 साल होने से पहले ही उसे हटा रहे हो, तो ये जो रिमूवल है ये किस में जाएगा, 140 सबसेक्शन 1 में। अब देखो जब आप ऐसा करोगे, मान लो ये करेगा कौन, ये करेगा बोर्ड, है ना, तो वो क्या करेगा, पहले तो BR पास करेगा, ठीक है, पास करेगा बोर्ड रिजोल्यूशन और उसको हटा देगा, ठीक है ना, हटाने के लिए मतलब BR पास करेगा फॉर रिमूविंग द ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। सेकेंड नंबर पे वो क्या करेगा, अगर BR पास कर दिया है तो उस 30 डेज ऑफ BR के, मतलब 30 दिन ऑफ BR के क्या करेगा, 30 डेज ऑफ BR के CG को अप्लाई करेगा, अप्लाई टू CG इन ADT 2। ADT 2 में वो क्या करेगा, CG को अप्लाई करेगा और CG की अप्रूवल जब मिल जाएगी, अप्लाई किस चीज़ के लिए करेगा, इसी चीज़ के लिए कि हमको इसको हटाना है। अगर CG की जब भी अप्रूवल मिलेगी, जब भी मिलेगी अप्रूवल ऑफ CG, अप्रूवल ऑफ CG मिलने के, जब CG की अप्रूवल मिल गई है तो उसके 60 डेज में वो क्या करेगा, 60 डेज में SR पास करेगा, है ना, और तब माना जाएगा कि उसका ऑफिस वेकेट हो चुका है और उसको मिलेगी क्या, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी जाएगी, मतलब उससे उसकी सुनवाई, उसको सुनने का मतलब हमको उसको हर्ड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा कि हम आपको मीटिंग में सुन लेंगे, आपके पक्ष को भी ये मौका तो देना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि हम मर्जी से हटा देंगे, हालांकि एक कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाता है ना, कि उसके पक्ष को सुना भी नहीं जाएगा। ऐसे कम केसेस होते हैं, मैक्सिमम जगह पे यही होता है। जो ऐसे केसेस है वो वाली फ्रॉड वाली जो पेनल्टीज होती है उसके अंदर आता है ना। आगे क्या है हमारा, अगर डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी चाहे तो बैंक को या क्रेडिटर्स को, तो फिर ऑडिटर को क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा सिक्योरिटी इशू किससे अप्रूव होना चाहिए, BOD से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये कौन से उसमें आ जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर जो हम पढ़ते हैं ना, कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, वो 7.4 में पढ़ा था अपन ने, क्या वाउचिंग वेरिफिकेशन के टाइम पे वेरिफिकेशन में आएगा, है ना। 3 सेक्शन पढ़े थे हमने, एक तो पढ़ा था सेक्शन 71, कौन सा सेक्शन पढ़ा था, इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। एक हमने पढ़ा था सेक्शन 63, ये किसका था, बोनस का। और एक हमने पढ़ा था सेक्शन 61, ये किसका था, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, ऐसा ही कुछ था ना, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। अब उसके बाद इंटरनल ऑडिट का क्या है, ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर तो कौन है, एक तरीके से एम्प्लॉई तो है ना, वो एम्प्लॉई ऑफ कंपनी, तो ये अपॉइंट कौन करेगा, BOD। लेकिन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कमिटी है तो वो ऑडिट कमिटी रेकमेंडेशन दे देगी, ऑडिट कमिटी क्या करेगी, रेकमेंडेशन दे देगी, है ना, चाहे कॉस्ट ऑडिटर हो, चाहे सेक्रेटरियल ऑडिटर हो, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो और चाहे इंटरनल ऑडिटर हो, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, BOD अपॉइंट करेगा। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द BOD इन फॉर्म नंबर, बताया था मैंने आपको अभी, CRA 3, और CRA 4 में किसको जाएगा, टू CG बाय BOD, टू CG, और यहाँ पे क्या होगा, टू BOD बाय कॉस्ट ऑडिटर, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, टू CG बाय BOD। और CRA 1 में क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड, अच्छे से याद कर लेना, ये चारों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और CRA 2 में क्या होगा, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। किसको इंटीमेशन करेंगे, कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन देंगे अपन सेंट्रल गवर्नमेंट को। आ रही है बात समझ में। फिर है ऑडिट ऑफ डिबेंचर्स, वो हमने अभी यहाँ पे कवर कर ही लिया था, सेक्शन 71, ठीक है। 72, 73 ये आपके अभी कोर्स में नहीं है, और वैसे 73 वगैरह जो है ये डिपॉजिट्स का सेक्शन होता है, ठीक है।
An individual auditor who has completed his term shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for, अभी मैंने आपको जब वो पढ़ाया था 1 टर्म ऑफ 5 साल उसके लिए अपॉइंट होता है और फिर आगे 5 साल के लिए उसका कूलिंग पीरियड होता है, तो ये क्या होगा नेक्स्ट 5 years। सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल, अब भी पढ़ा था हमने डिट्टो क्वेश्चन, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए उसकी 50 करोड़ से ज़्यादा। 100 करोड़ किस में देखा था, हर कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स पीएफआई किससे ज़्यादा होना चाहिए 100 करोड़ से, तो वो क्या होती है सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी कंपल्सरी होती है। अब देखो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर आ गई, हमने जब चेकलिस्ट पढ़ा था तो अब ये बताया था मैंने आपको अभी, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर कंटेन्स, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर कंटेन्स द क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी फॉलोड बाय द, कौन करेगा एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज कवर्ड अंडर सेक्शन क्या, अभी बताया था सेक्शन 123, और 124 क्या होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और 125 IEPF, ठीक है। फिर है सेक्शन 146 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद, 146 किससे डील करता है, हमने जब कंपनी ऑडिट पढ़ी थी तो मैंने आपको सेक्शन की सीरीज बताई थी क्या, 139 to 148 आपको ये बाय हार्ट होनी चाहिए। इसके ऊपर का एक सेक्शन है 138, ये किसका सेक्शन था इंटरनल ऑडिट का, जो कि कौन से चैप्टर में कवर होता है, कवर होता है अकाउंट्स चैप्टर। कौन सा चैप्टर, हमारे बुक के चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ, ये चैप्टर कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें जो चैप्टर होता है अकाउंट्स, उसका सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट है, और उसके बाद में जो ऑडिट चैप्टर है उसके सेक्शन 139 to 148 है, और ये पूरे के पूरे हमारे कोर्स में है, तो हम इसको अच्छे से देख लेंगे। क्या देखेंगे, 139 कौन सा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, आ रही बात समझ में। फिर 140 क्या है रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। 141 क्या है रेम्यूनरेशन, नहीं 142 है रेम्यूनरेशन, है ना। 141 में क्या हो जाएगा क्वालिफिकेशंस, यहाँ क्या आ जाएगा क्वालिफिकेशंस डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, आ रही है बात समझ में। 142 में हो जाएगा रेम्यूनरेशन, ठीक है। 143 में हो जाएगा ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर। 144 में प्रोहिबिटेड सर्विसेज। ये सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा सेक्शन है ये, है ना। और जैसे देखो यहाँ पे 146 में जो ऑप्शंस दिए हैं ना, तो ये सारे ऑडिट चैप्टर यानी 139 to 148 के ही दिए हैं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपने अच्छे से नहीं देखा होगा तो। 145 में क्या है साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पे ऑडिट आएगा, है ना। और फिर 146 क्या हो जाएगा ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। 146 हो जाएगा ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, आ रही बात समझ में। 147 पेनल्टी प्रोविजन, 147 क्या है पेनल्टी, और 148 क्या है कॉस्ट ऑडिट, आ गई बात समझ में बिल्कुल, ठीक है। ये सारे सेक्शंस बाय हार्ट होने चाहिए, मैंने आपको सारे सेक्शंस अभी राइट नाउ लिखवा ही दिए हैं, तो अब आप अच्छे से इनको नोट डाउन करो साथ साथ में और देखो। अब ये 146 क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट ऑडिट फाइल। फिर से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, मतलब रिपीट एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन हमको ये पता चल गया कि वो टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है जिसमें परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल में डिफरेंस दे रखा है। तो आपको वो टेबल क्या करनी है बाय हार्ट करनी है। क्या लिखा हुआ है करंट में मेमोरेंडम और एओए तो नहीं आएगा, ये परमानेंट में आएगा। इंटरनल कॉपीज ऑफ बजट, करंट ईयर ऑडिट क्वेश्चनेयर और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर। अब देखो ये तीनों तो आपके करंट के हो गए, तो कौन सा नहीं आएगा एमओए एंड एओए नहीं आएगा। आपको वहाँ पे एग्जाम में ये नोट पे एम्फेसाइज करना है, जहाँ पे नोट दिया हुआ होता है वैसे तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि कहाँ पे नोट दिया हुआ है। नोट को हमेशा
एम्फेसाइज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंसेज, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एविडेंस है जो कि एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस नहीं है। देखो कोटेशंस हमको दूसरे लोग बाहर की पार्टी देती है, ठीक है भाई। कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर हम डेटर से लेते हैं, मतलब एक्सटर्नल पार्टी से लेते हैं। गुड्स रिसीव्ड नोट, ये जो है ना ये हम खुद देते हैं, मतलब हमको गुड्स मिल गया है तो हमने उस पार्टी को क्या दिया, गुड्स रिसीव्ड नोट दिया, तो ये एक्सटर्नल नहीं हुआ, ये क्या हुआ, इंटरनल ऑडिट एविडेंस हुआ। कंफर्मेशन फ्रॉम बैंकर ये एक्सटर्नल, हम बैंकर से कंफर्मेशन ले रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया, गुड्स रिसीव्ड नोट हो गया। फिर है कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करेगा कॉस्ट ऑडिटर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी जो ऑडिटर है, जहां जिस कंपनी में ऑडिट कमिटी होती है तो वो ऑडिट कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद ही अपॉइंट किया जाता है, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमिटी की रिकमेंडेशन नहीं मानते हैं तो सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट के अंदर उनको इसका रीजन देना होता है कि आखिर हमने ऑडिट कमिटी का रिकमेंडेशन क्यों नहीं माना था, ठीक है। फिर है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर इज कवर्ड अंडर सेक्शन, अभी बताया था मैंने आपको, ये सेक्शंस करवाए थे तब अभी बताया था 142, और इसमें सारे सेक्शंस की डिटेल पता चल गई ना। 148 क्या है, कॉस्ट ऑडिट है। 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, अभी लिखवा दिया था मैंने आपको वैसे। 143 क्या है, ड्यूटीज एंड राइट्स है। चलो ये सारे एमसीक्यूज तो हमने कवर कर लिए। लेट्स सी, बाकी के जो क्वेश्चंस है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। हम नेक्स्ट क्लास में बचे हुए सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और हमारे मॉड्यूल के जो हर चैप्टर के